Hello students, myself Dr. Yogita Chandrakar, Assistant Professor, Department of Rogdan and Vikriti Vigyan. Today I am going to explain the topic of gout. Gout जो होता है मतलब इसे गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज़ अ जॉइंट डिसऑर्डर बट दिस इज़ मेनली फाउंड इन दी स्मॉल जॉइंट्स. हम अगर गाउट देखें तो गाउट में बोला गया है, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं Gout is a heterogeneous group of diseases. Heterogeneous मीन्स कि एक कोई पर्टिकुलर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड सीरम यूरिक एसिड लेवल मोर देन 6.8 mg/dl called hyperuricemia and deposition of urate crystal in the joints and soft tissue. मीन्स मेनली ये हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जिसमें सीरम यूरिक एसिड लेवल जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और कितनी इंक्रीज़ होती है, मोर देन 6.8 mg/dl. जब जो सीरम यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ होता है तो दिस टर्म इज़ कॉल्ड हाइपर यूरिसीमिया एंड डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल इन द जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू. और ये जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं वो मेनली जो जॉइंट होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड गाउट. और बिकॉज ये जो होते हैं ये भी जॉइंट में हो रहे हैं इसलिए इसे गाउटी आर्थराइटिस भी बोला जाता है. देन हम देखते हैं अगर टाइप, तो इसमें है प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट. प्राइमरी गाउट जो होती है उसमें जो कॉज होती है वो अननोन होती है बट ये दिस इज़ मोस्ट कॉमन टाइप. 90% जो गाउट होती है वो प्राइमरी टाइप की होती है. देन सेकेंड है सेकेंडरी गाउट. सेकेंडरी गाउट में कॉज जो होता है वो नोन होता है बट दिस इज लेस कॉमन टाइप. 10% ऑफ गाउट इन सेकेंडरी फॉर्म. देन आफ्टर अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें जो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि इस गाउट को कॉज करते हैं बट ये जो मेनली 90% जो गाउट होता है जो कि एक प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका डिस्टर्बेंस से होता है. तो ये प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब कैसे होता है, तो हम इसमें देखते हैं deficiency of the enzyme hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase HGPRT. ये याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंजाइम का नाम क्या है? हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज. ये जो होती है वो कम हो जाती है और इसके कम होने से क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया तो PRPP मतलब कि PRPP जो होता है मतलब फॉस्फोराइबोसिल जो हाइपोजेंथीन ग्वानिन एंजाइम है वो जो होती है वो 5-फॉस्फोराइबोसिल 1-पायरोफॉस्फेट इसको कम कर देती है. मीन्स कि HGPRT की डिफिशियंसी से PRPP इसका जो मतलब वर्क होता है जो कि इस काम को करता है वो कम हो जाता है. और अगर ये कम हो गया मतलब कि जब HPRT जो होता है वो कम हो गया तो PRPP इंक्रीज हो जाएगा. और जब ये PRPP इंक्रीज होगा तो ये जो यूरिक एसिड होती है इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है. और जैसे ही यूरिक एसिड जो होती है ओवर प्रोडक्शन होती है वैसे ही प्राइमरी गाउट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है. मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं हम कि एंजाइम जो है HGPRT अगर ये कम होता है तो इसके कम होने से जो PRPP है ये बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से जो यूरिक एसिड होती है वो ज़्यादा बनने लगती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है. और ये जो होता है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर दिया तो ये कम्प्लीटली जो होती है वो प्यूरिन बेसिस है. ये पैथोलॉजी जो होती है कम्प्लीटली फ्री प्यूरिन बेसिस पैथोलॉजी होती है. इसमें प्यूरिन जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा एंड प्राइमरी गाउट फॉर्म होगा. देन हम देखते हैं अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ HGPRT. अगर ये जो होती है ये जो एंजाइम्स थी वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाए तो इसमें हमें कुछ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं. तो जब न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन लाइक लिस्ट-निहान सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम होता है, अगर ये कंप्लीट एब्सेंट होगा तो होगा बट ये अगर कम होगा तो जो न्यूक्लिक एसिड होती है उसका ब्रेकडाउन होगा, वो उसमें जो डिराइव्ड फॉर्म होते हैं वो नहीं बन पाएंगे. एंडोजिनस और एक्सोजिनस प्यूरिन्स जो होती है वो बढ़ जाएगी, वहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगी, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और गाउट का फॉर्मेशन होगा. देन आफ्टर हम देखते हैं सेकंड
इम्पेयर्ड यूरिक एसिड एस्क्रीजन, मतलब यूरिक एसिड का जो एस्क्रीजन होता है वो इम्पेयर्ड हो रहा है। इम्पेयर्ड मीन्स कभी वो ज़्यादा कभी वो कम। तो इसमें बोला गया है थियाजाइड डायूरेटिक्स, जो हम डायूरेटिक्स देते हैं उसमें जो थियाजाइड टाइप है उसके कारण होगा। देन सेकंड है क्रॉनिक रीनल फेल्योर, मीन्स जो रीनल पैथोलॉजीज के कारण यूरिक एसिड एस्क्रीजन जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। प्रॉपरली यूरिक एसिड जो होती है वो एस्क्रेट आउट नहीं हो पाएगी, मीन्स वो सीरम में बढ़ने लगेगी। देन थर्ड है इंक्रीज्ड यूरिक एसिड प्रोडक्शन। एंड थर्ड क्या था, जैसे कि फर्स्ट में हमने देखा कि उस एंजाइम के कारण होता है, वैसे ही उस एंजाइम के साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, लाइक सेल टर्न ओवर एंड लाइसिस। और सेल टर्न ओवर और लाइसिस हमने देखा है जैसे कि हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, जिसमें कि ट्रांसफर्ड ग्रोथ होती है, जैसे ट्यूमर्स है, ल्यूकेमिया है। इन कंडीशंस में जो होती है ये जो सेल्स होती हैं उसमें लाइसिस होगा, या तो वो सेल ज़्यादा बनने लगेंगे, बढ़ जाएंगे, तो वो जो होते क्या करते हैं यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देते हैं। देन हम होता है डिक्रीज्ड एस्क्रीजन बाय डिस्टल नेफ्रॉन, मीन्स कि वही हुआ कि अगर क्रॉनिक रिनल फेलियर है तो जो डिस्टल नेफ्रॉन होते हैं, जो रिनल यूनिट होती हैं, वो क्या करेंगी कम्प्लीटली, मतलब जितने यूरिक एसिड को एस्क्रेट आउट होना चाहिए उतनी एस्क्रेट आउट नहीं हो पाएगी। देन आफ्टर है इंक्रीज्ड डाइटरी इंटेक ऑफ प्यूरिन, मतलब कि यहाँ पे प्यूरिन जो होती है उसको डाइटरी इंटेक में ही हम ज़्यादा ले रहे हैं, इंटेक ही ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें प्यूरिन जो होती है वो ज़्यादा आ रही है हमारी डाइट में। तो इस कंडीशन में होगा इंक्रीज्ड यूरिक एसिड डज नॉट नेसेसरली मीन्स डेवलपमेंट ऑफ गाउट, दीज आर मल्टीपल फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस। मीन्स क्या ये प्यूरिन को जब हम डाइटरी इंटेक में अगर ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि ये गाउट को कॉज करते हैं। अदर बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक एज फैक्टर, जनरली जो होता है ये 30 ईयर्स के बाद 40 ईयर्स के बाद मेनली देखने को मिलता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि जो गाउट होती है वो मतलब फैमिली में रन करती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऐसा नहीं कि 100% है, बट मेनली ये फैमिली में भी होता है, मतलब कि अगर पहले मम्मी पापा को है, उनके अपने एंसेस्टर्स को है, ठीक है, फोर फादर्स को है, तो फिर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमार्फिज्म ऑफ यूरेट 1 एंड ZLUT9 हैज़ ऑल्सो बिन रिपोर्टेड। ये जो मार्कर्स होते हैं जो कि इसमें रिपोर्टेड होते हैं, किसमें, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के केस में। देन आफ्टर ए हाई एल्कोहल इंटेक एंड ओबेसिटी लेड टॉक्सिसिटी, ड्रग लाइक थियाजॉइड्स, जैसे हमने बताया कि डायूरेटिक्स के लिया, लेड की टॉक्सिसिटी हो गई, ओबेसिटी हो गई, हाई एल्कोहल इंटेक, और कभी कभी हम देखते हैं एक्सपोजर ऑफ कोल्ड में, ट्रॉमा में, एक्यूट इन्फेक्शंस में, सर्जरी में, इन कंडीशंस में, या हाई प्रोटीन डाइट जब हम लेते हैं तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, द फाइनल प्रेसिपिटेशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इन द जॉइंट स्पेस। मीन्स जो जॉइंट स्पेस होती है वहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो आके प्रेसिपिटेट होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और वहाँ पे डिपॉजिट होने के कारण बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि मतलब ये सारे फैक्टर्स के कारण ही उस जॉइंट स्पेस में क्या होगा, यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट होगा। बट किस टाइप का यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहा है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। इसके बाद कुछ और फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक टेम्परेचर इन दी जॉइंट स्पेस, lower temperature in the peripheral joint space leads to super saturation of urate crystals and subsequent deposition। कि इसमें क्या बोला है कि जो जॉइंट स्पेस होती है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, अगर वहाँ का टेम्परेचर लोअर है तो क्या होगा, जो पेरिफेरल जॉइंट्स स्पेस होती हैं वो क्या करती हैं, उस यूरिक एसिड के, ये यूरेट क्रिस्टल्स के डिपोजिशन के करने में हेल्प करती है, उसको लीड करती है। तो यूरेट क्रिस्टल जो होगा वो सैचुरेट हो जाएगा जॉइंट स्पेस में, मेनली क्योंकि जो पेरिफेरल जॉइंट्स है वहाँ का टेम्परेचर लोअर है। मीन्स टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो कि इसको एग्रावेट करता है, इसको लीड करता है, इसको बढ़ाता है। देन आफ्टर ए सॉल्युबिलिटी इन दी साइनोवियल फ्लूइड, कि जो साइनोवियल फ्लूइड होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड हैज़ पुअर सॉल्युबिलिटी फॉर मोनोसोडियम यूरेट कंपेयर टू ब्लड। जो साइनोवियल फ्लूइड में अगर यूरेट क्रिस्टल, बिकॉज जॉइंट्स में है, तो जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल यहाँ पे आकर डिपॉजिट होंगे उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लड में। मीन्स कि ये जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल अगर ब्लड में जाएंगे तो सॉल्युबल ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू साइनोवियल फ्लूइड में।
तो ये क्या करते हैं, उस जॉइंट के स्पेस में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। देन अगेन है नाइडस फॉर्मेशन, मतलब नाइडस जो है वो एक क्रिस्टल फॉर्मेशन है। तो ये जो नाइडस होता है न्यूक्लिएटिंग एजेंट होता है, ये क्या करता है, उस क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब कि जो भी क्रिस्टल फॉर्म हुए हैं, जो न्यूक्लिएटिंग एजेंट फॉर्म हुआ है, उसे ही बोला गया है नाइडस फॉर्मेशन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दीज आर some other factor is also participating in the development of gout. तो इसमें बोला है प्रोटियोग्लाइकन्स इन दी कार्टिलेज, फ्रैगमेंट्स ऑफ कार्टिलेज, कि अगर कार्टिलेज में प्रोटियोग्लाइकन्स है, फ्रैगमेंट्स हैं, तो क्या होगा, यूरेट की जो एफिनिटी होती है वो प्रोटियोग्लाइकन के लिए अधिक होती है। तो प्रोटियोग्लाइकन के लिए इसकी एफिनिटी अधिक होने के कारण जो होती है वो मेनली कार्टिलेज में आके ये डिपॉजिट हो जाती है। देन अगेन है फ्रैगमेंट्स ऑफ कोलेजन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये भी जो होते हैं, ये भी क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्या करती है, स्टार्ट में फॉर्म होगी, देन डिपॉजिट होगी, और मेनली जो होती है ये भी इन्फ्लेमेशन और इंजरी को फॉर्म करती है। अगर जॉइंट में, कार्टिलेज में ये सारे फ्रैगमेंट्स, प्रोटियोग्लाइकन, यूरेट क्रिस्टल वहाँ पर डिपॉजिट होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे, वहाँ पे इंजरी क्रिएट करेंगे। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो आके इन्फ्लेमेशन एंड इंजरी को फॉर्म करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं जनरली 3 मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। दे आर, फर्स्ट है एक्यूट आर्थराइटिस, सेकंड है क्रॉनिक टोफेसियस आर्थराइटिस एंड थर्ड है टोफाई इन सॉफ्ट टिश्यूज। तो फर्स्टली हम बात करेंगे एक्यूट आर्थराइटिस। एक्यूट आर्थराइटिस में स्टार्टिंग स्टेज समझ में आ ही रही है। तो इसमें जो होते हैं डिपॉजिटिंग माइक्रो क्रिस्टल ऑफ यूरेट इन द जॉइंट इंक्लूड एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियम। साइनोवियल फ्लूइड जो होती है वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो गए। देन अगेन दिस साइनोवियम इज इनफिल्ट्रेटेड बाय पॉलीमार्फ एंड मैक्रोफेजेस, वहाँ पे न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज आएंगे, जैसे हमेशा इन्फ्लेमेशन में होता ही है। देन आफ्टर है यूरेट क्रिस्टल आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ दिस सेल एंड दिस क्रिस्टल आर निडल शेप्ड। ये जो यूरेट क्रिस्टल्स वहाँ पे साइटोप्लाज्मा में मिलते हैं, हमें साइनोवियल फ्लूइड में मिलते हैं, और ये जो क्रिस्टल होते हैं उनका शेप कैसा होता है, निडल शेप्ड। जॉइंट मोस्टली इन्वॉल्व मीन्स जो एक्यूट है कंडीशन होती है उसमें कौन कौन सी जॉइंट जो होती है वो मेनली इन्वॉल्व होती है। तो इसमें फर्स्ट है ग्रेट टो, देन एंकल, देन हील, नी जॉइंट्स एंड रिस्ट जॉइंट। टिपिकली 1 और 2 जॉइंट्स में भी इन्वॉल्व यूजुअली ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। मीन्स ये जो एक्यूट गाउटी कंडीशंस होती हैं इसमें मेनली जो 2 जॉइंट्स जो होते हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के वो इन्वॉल्व होते ही हैं। लाइक जैसे कि ग्रेट टो एंड एंकल इन्वॉल्व हो गया, या ग्रेट टो और हिल इन्वॉल्व हो गया, या लास्ट में इसमें नी इन्वॉल्व हो गया। तो इस टाइप से जो होती है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जॉइंट्स होती है इन्वॉल्व होती है। देन अगेन वो आगे जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती है उसमें स्प्रेड आउट हो सकती है। देन है क्रोनिक टोफेसियस आर्थराइटिस। एक चीज़ और होती है कि जो एक्यूट गाउट होती है इसमें हमें कुछ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक नोजिया, वोमिटिंग, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल पेन, रिनल कोलिक, पॉलीयूरिया। और इसका जो ऑनसेट था वो 40 ईयर्स अबव था, और मोस्ट कॉमन होती है ये मेल में कंपेयर टू फीमेल। मोस्ट कॉमन जो होती है जो एक्यूट आर्थराइटिस होती है, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस होती है, वो जो होती है वो 90% मेल प्रीडोमिनेंट होती है, मीन्स फीमेल में कम होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, ये हमेशा याद रखना है कि जो नाइट अवेकिंग पेशेंट, मतलब कि उसमें जो पेन होता है वो ऐसा पेन होता है कि वो रात को वो पर्सन उठ जाएगा, वो पेशेंट जो होगा वो रात को जाग जाएगा नींद से। तो इस टाइप से पेन होगा उसमें। मेजर टॉर्सोफेरेंजियल जॉइंट से स्टार्ट हुआ, हमने बताया ही जैसे कि वो लोअर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होता है, देन आफ्टर वो नी, एंकल, हैंड इसमें स्प्रेड हो सकता है। सम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं, लाइक लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेक, मलाइज, फीवर। लोकल साइंस जैसे कि वहाँ पे जॉइंट्स जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे टेंडरनेस मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगा। तो ये चीज़ें मोस्ट कॉमन होती है एक्यूट गॉटी आर्थराइटिस में। देन हम बात करते हैं क्रोनिक आर्थराइटिस। अगर ये जो एक्यूट अटैक होते हैं वो बार बार रीअकर होते हैं, मंथ में आएंगे, मतलब इंटरवल ऑफ मंथ्स टू ईयर, एंड ग्रेजुअली जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, मंथ से ईयर में आएंगे और बार बार उसकी स्टेसिस बढ़ती जाती है, उसमें सम इरिवर्सिबल चेंजेस हमको दिखने लगते हैं। तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी क्रोनिक टोफेसियस गॉटी आर्थराइटिस की। तो इसमें मिलता है आर्टिकुलर सर्फेसेस हैवली इंक्रस्टेड एंड साइनोवियम इज थिकन ड्यू टू प्रोलिफरेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एक निडल से क्रिस्टल्स थे जो कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इंजरी कर रहे थे और उसके कारण उसमें प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं।
tongue shaped protrusion of synovium take place within the joint called पेनस फॉर्मेशन। जैसे कि हमें देखा था कि पेनस का फॉर्मेशन रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टंग से प्रोट्रूशन हो रहे हैं। कहाँ पे? साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में, तो उस जॉइंट्स में हो रहा है, मतलब पेनस का फॉर्मेशन भी मिल रहा है। देन आफ्टर दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड सब कॉन्ड्रल बोन। यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं, सब कॉन्ड्रल बोन होते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, क्योंकि ये जो निडल शेप्ड क्रिस्टल होते हैं वो धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, पेनिट्रेट करने लगते हैं। इसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंडरनेस और स्वेलिंग देखने को मिलती है। देन आफ्टर द जॉइंट अंडरगोज फाइब्रस बोनी एंकाइलोसिस। वहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन, इंजरी होगी तो फाइब्रोसिस भी होगा, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिफॉर्मिटी होगी, चेंजेस दिखेंगे, तो उसे बोनी एंकाइलोसिस। टोफाई फॉर्मेशन इन दी पेरी आर्टिकुलर टिश्यू। लास्ट में हमको इसमें टोफाई फॉर्मेशन दिखता है, और वो मेनली दिखता है पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज़ में, मेनली कार्टिलेज में, सॉफ्ट बोन में, सॉफ्ट टिश्यूज़ में। तो टोफाई आर फॉर्म्ड बाय द लार्ज एग्रीगेट ऑफ यूरेट क्रिस्टल सराउंडेड बाय मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट एंड फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स। जो टोफाई होती है वो क्या होते हैं, बहुत सारे जो यूरेट क्रिस्टल होते हैं वो एग्रीगेट होंगे, लेकिन वो सराउंड किससे रहते हैं? मैक्रोफेजेस से, लिम्फोसाइट से एंड फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल से। देन आफ्टर ए साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ टोफाई, कि मतलब टोफाई कहाँ कहाँ पे मिलता है? जैसे मैंने बताया, टेंडन्स में मिलेगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स, पेरी आर्टिकुलर लिगामेंट, ईयर लोब्स, एक्लिस टेंडन, एक्लिस टेंडन पता ही होगा आपको। देन आफ्टर ए स्किन ऑफ सोल्स एंड पाम, मतलब ये पूरी हमारी फुट की बात हो रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्लिस टेंडन में हो गया, पेरी आर्टिकुलर लिगामेंट हो गया, छोटे छोटे जॉइंट्स लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के, साथ में जो पेरी आर्टिकुलर लिगामेंट होते हैं, ईयर लोब्स में हो गया, स्किन ऑफ सोल्स एंड पाम, नेजल कार्टिलेज, किडनी, मतलब जितने सॉफ्ट टिश्यूज कार्टिलेज होते हैं उसे मेनली टोफाई का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर ए क्लिनिकल पिक्चर्स, जैसे कि एक्यूट में तो हमने बात किया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिलते हैं, एपेटाइट, हेडेक, मलाइज लाइक फीवर मिलता है उसमें, बट साथ में नाइट में अटैक, नाइट अवेकिंग अटैक्स होते हैं, मतलब रात को इतनी पेन बढ़ जाएगी कि वो पर्सन उठ जाता है नींद से। देन अगर जो अफेक्टेड जॉइंट होते हैं, अगर हम उसमें साइन देखते हैं, मतलब क्या दिखता भी है हमें, क्या बताएगा वो पेशेंट, तो इसमें है अफेक्टेड जॉइंट्स आर वार्म एंड टेंडर, जॉइंट्स आर पेनफुल, प्रेजेंस ऑफ टोफाई, ये जो होते हैं मेनली वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट प्रेजेंस ऑफ टोफाई जो होता है वो क्रॉनिक कंडीशन में मेनली मिलता है, दिस इज़ नॉट सीन इन एक्यूट कंडीशन। देन आफ्टर लेबोरेटरी डायग्नोसिस, अगर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस कराएं तो अगर हमें कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं तो ESR जो होगा वो रेज्ड मिलेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। देन सीरम यूरिक एसिड, प्लाज्मा यूरिक एसिड जो होती है वो भी बढ़ी हुई मिलेगी, सॉफ्ट टिश्यूज़ में स्वेलिंग मिलेगी, कैल्सिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स मिलेगा, एंड जो ESR होता है वो रेज्ड रहेगा। और अगर एक्सरे कराते हैं तो इरोजन ऑफ बोन मिलेंगे। तो ये सारी कंडीशन जो होती है वो हमको मिलती है। मीन्स इसमें जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस होता है इसमें हमको साथ में डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी कराना पड़ेगा, जैसे कि हम RA फैक्टर करा लेंगे, जैसे कि हम इसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस से इसको डिफरेंस कर लेंगे, क्योंकि RA फैक्टर नेगेटिव रहेगा गाउट में, बट उसमें यूरिक एसिड लेवल जो होती है उसमें इंक्रीज रहेगी, बट जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उसमें वो नॉर्मल रहेगी। तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन इसको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस से करने के लिए इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, साथ में इसके जो सिम्टम्स है, साइन है, पर्टिकुलर साइट है वो चेंज रहेंगे, क्योंकि हमको जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो बिग जॉइंट से मेनली देखने को मिलता है, ये स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो होता है सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, इसमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट कम होता है। तो इस प्रकार से बहुत से रीजंस होते हैं जो कि इनको हम उनसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। लाइक जैसे कि गॉटी आर्थराइटिस से मेनली हमको टोफाई मिला है, अनक्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड मिले हैं, यूरेट क्रिस्टल्स मिले हैं, ब्लड नहीं मिले हैं, प्लस साइनोवियम में भी मिले हैं। पायोजेनिक रहेगा तो पस फिल्ड रहेगा, इन्फ्लेमेशन रहेगा, फीवर वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। अगर वो आपका सोरियाटिक आर्थराइटिस है तो वहाँ पे भी सोरियाटिक नेल्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में मेनली हमको क्या देखने को मिलता है, पैनस फॉर्मेशन रहेगा, RA फैक्टर पॉजिटिव रहेगा, ESR इंक्रीज रहेगा, प्लेटलेट काउंट इंक्रीज रहेगा, ये सारी चीज़ें मिलती है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी मिलती है, जेट सेप डिफॉर्मिटी मिलती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये जो होती है वो भी बिग जॉइंट्स में होती है, बट मेनली ये आपको नी जॉइंट्स में देखने को मिलेगी, मोस्ट कॉमन प्लेस इन नी जॉइंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये जो सारे डिफ्रेंसिएशंस होते हैं जो कि हमको उस डिसीज से उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके उसका पर्टिकुलर डायग्नोसिस क्या है ये हम पता कर सकते हैं। देन आफ्टर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में रिनल स्टोन, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज मेलाइटस एंड क्रॉनिक रिनल फेल्योर,
ये सारे जो होते हैं कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर एक क्रोनिक कंडीशन जो होती है वो आगे और सिस्टेमिक में चेंज होता जो हो जाती है, आगे और बढ़ जाती है, ठीक नहीं होती, तो ये कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो मिल सकते हैं। देन एक और चीज़ें आप देखेंगे, स्यूडो गाउट। गाउट और स्यूडो गाउट में डिफरेंस क्या है? तो गाउट जो होता है वो मेनली हमको कहाँ पे मिला था? स्मॉल जॉइंट्स पे। तो स्यूडो गाउट का सिनोनिम्स होता है पायरोफॉस्फेट आर्थ्रोपैथी, कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, ये जो थे सिनोनिम्स हैं। तो स्यूडो गाउट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट, मतलब कि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट का डिपोजिशन होने से स्यूडो गाउट। ये भी मोनो आर्टिकुलर जॉइंट से मिलेगा, पॉली आर्टिकुलर जॉइंट से मिलेगा, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये गाउट है। बट गाउट में क्या था? मेनली जो एंजाइम्स थे, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म था वो डिस्टर्ब हुआ था, पीआरपीपी फॉर्म हुआ था, ये सब चीज़ें चेंज हुई थी, नाइडस फॉर्मेशन हुआ था, ये सब चीज़ें हमको उसमें देखने को मिली थी। बट स्यूडो गाउट में हम कंफ्यूज होते हैं। बट इसमें जब हम इसका मार्कर्स देखेंगे, इसका जब हम वहाँ पे मतलब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो इसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट ये मिलता है हमको। इसलिए इसको क्या मिल रहा है इससे? व्हेन द क्रिस्टल डिपॉजिट इन साइनोवियल मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड स्यूडो गाउट, एंड व्हेन द क्रिस्टल डिपॉजिट इन द जॉइंट कार्टिलेज इट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। मतलब दो फॉर्म है इसके। क्या क्या? स्यूडो गाउट कब बोलेंगे? जब साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्रिस्टल डिपॉजिट होगा, लेकिन जब कार्टिलेज में होगा तो कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। साइट इसके भी रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट्स होते हैं, मोनो आर्टिकुलर जॉइंट्स भी होते हैं, पॉली आर्टिकुलर जॉइंट्स भी होते हैं, जिसमें सिंगल जॉइंट, मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एज जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है मोर देन 85 ईयर्स ऑफ एज। ईटियोलॉजी भी आइडियोपैथिक होती है और सेकेंडरी कॉजेज भी होती है, जिसमें कि सेकेंडरी इन्फेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार से स्यूडो गाउट में और गाउट में डिफरेंस करना जरूरी है, क्योंकि दोनों हमें स्मॉल जॉइंट से मेनली देखने को मिल रही है। बट डिपोजिशन जो होता है उसमें यूरेट क्रिस्टल का होता है, और इसमें जो होता है वो किसका होता है? यहाँ पे कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गाउट एंड स्यूडो गाउट। सो फ्रेंड्स, आज जो गाउट है, ये हमने जो एक लास्ट एक टॉपिक पढ़ा था आयुर्वेदा में, वात रक्ता। वात रक्त को हम गाउट से कोरिलेट कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर गाउट ही वात रक्त है ये हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी इसका जो कोरिलेशन होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम उससे हम कोरिलेट करके कंपेयर कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।